किया था ना। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सबको क्लियर हो गया था। सब लोग निकाल लेंगे अब किसी भी सॉल्ट का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले उस सॉल्ट को ब्रेक करना है, उसके बाद हम लोगों को उसकी सॉलिबिलिटी स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग लेकर के और उसको पावर्स में लगा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। उसी को बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की कल हम लोगों ने बात करी थी। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में ध्यान रखते हैं कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकाला जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें उस टेम्परेचर पे अब आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इसमें निकालते हैं। ठीक है, एक और प्रोडक्ट इसमें बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नहीं निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए कंडीशन सैचुरेटेड नहीं होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकालते हैं। उसमें भी इसी तरीके से प्रोसेस यही होगा, बट जो कंसंट्रेशन जो सॉलिबिलिटी लिया था आपने, जिस सॉलिबिलिटी टर्म जो लिया था वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लिया था। सॉलिबिलिटी हम लोग लेते हैं एस, या तो ग्राम पर ml में लिया जाता है या मोल पर लीटर में भी लेते हैं, कभी कभी मोलरिटी भी ले लेते हैं सॉलिबिलिटी की जगह। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट जब लोगे तो आयनिक प्रोडक्ट में भी आप कॉन्सेंट्रेशन ही लोगे, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ना हो करके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में होगी। तब आयंस के मल्टीप्लाई करोगे आप आयंस की कंसंट्रेशन को, तो उसको आप बोलोगे आयनिक प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात कि आयनिक प्रोडक्ट क्या है और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में सॉलिबिलिटी ली जाती है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकालते हैं हम लोग, और आयनिक प्रोडक्ट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन का होना जरूरी नहीं, वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो, कभी कभी AX BXY इस फॉर्म में भी KSP को लिखा जाता है, तो KSP को AX BX फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अगर इक्वेशन इस तरीके से दी। क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी इस पे। एक इक्वेशन दिया हो AX BY, ये ब्रेक होता है X A, Y प्लस चार्ज है इसके ऊपर, Y B X माइनस चार्ज है इसके ऊपर। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, एक का कंसंट्रेशन ले लो, दूसरे का ले लो। तो ये आयन है, इसकी कंसंट्रेशन लेंगे हम, और पावर क्या चढ़ाएंगे, ये वाली पावर में चढ़ा देंगे स्टोइकोमेट्रिक को। ये B माइनस आयन है, इसकी कंसंट्रेशन ले लेंगे और Y पावर में चढ़ा देंगे, ये KSP आ जाएगा। इस आयन की कंसंट्रेशन पावर में चढ़ा दिया X, और इस आयन की कंसंट्रेशन पावर में चढ़ा दिया Y, ये हो गया KSP। ठीक है,
अच्छा देखो, कोई सॉल्यूशन है, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए कंडीशन याद रखेंगे कि प्रेसिपिटेशन होता कब है। जब उस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा और आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में प्रेसिपिटेशन होता है। ये कंडीशन है प्रेसिपिटेट बनने की, इसको याद रखेंगे कि जब KSP कम होता है KIP से, आयनिक प्रोडक्ट को IP लिखते हैं, KIP ज़्यादा होता है KSP कम होता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होता है। इसका यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज 8.352 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी दी हुई है एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉइस क्लियर है सबको? फाइंड आउट इट्स, मेरी थोड़ा सा जुकाम है तो इसलिए वॉइस थोड़ी अलग से होगी। फाइंड आउट इट्स KSP एट दिस टेम्परेचर। KSP निकालना है हमें, ठीक है। ग्राम पर लीटर में जब भी सॉल्युबिलिटी दी हो तो हमेशा उसको पहले मोल पर लीटर में चेंज करते हैं, उसके बाद KSP निकालते हैं। तो ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल में चेंज करना है, तो उससे हम कैसे चेंज कर सकते हैं ग्राम को मोल में? कोई भी चीज़ ग्राम पर लीटर में दी हुई है उसको हमें कन्वर्ट करना है मोल पर लीटर में। तो हम लोग क्या करें, ग्राम को मोल बनाने के लिए GM/mm करते हैं ना, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो ये जो ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसमें मोलर मास से डिवाइड कर दो उस सब्सटेंस के, तो ये आ जाएगा, बन जाएगा मोल पर लीटर में। तो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में 8.352 10⁻³ दिया हुआ है, इसमें मोलर मास से डिवाइड कर दे तो ये मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब MgOH होल ट्वाइस का मोलर मास निकाल लेते हैं अलग से। मैग्नीशियम का अप्रॉक्सीमेटली 24 होता है और OH का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सी 58 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी अपनी मोल पर लीटर में। अब यही चाहिए था, इसके बाद हम KSP का इक्वेशन लिखेंगे और KSP का इक्वेशन लिख करके KSP निकाल लेंगे। तो देखो MgOH होल ट्वाइस के लिए अगर KSP लिखना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें ब्रेक हो गया, इसको S लिखोगे, इसको 2S लिखोगे। अब KSP कैसे आएगा, S⁻⁴ 2S⁻², तो क्या आ जाएगा, 4S³ आ जाएगा। अब S की वैल्यू हमें पता है तो KSP निकाल सकते हैं। S की वैल्यू ये दी हुई है, सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस।
ये एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था। हाँ बेटा, पता नहीं बच्चा, कंसंट्रेशन बड़ी छोटी छोटी होती है ना, तो इसलिए कैलकुलेशन बड़ी बड़ी बन जाती है। बच्चे मुझसे अक्सर करके कहते थे मैम फिजिक्स में और मैथ्स में भी इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, इतना अजीब अजीब सा नहीं होता, केमिस्ट्री में पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाते हैं। अब देखो, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, आयनिक प्रोडक्ट था। आयनिक प्रोडक्ट किसी भी सॉल्यूशन में निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। अब हम लोग एक टॉपिक छोटा सा पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, इसमें को बोलते हैं हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है पहले समझो। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, मान लो NH4Cl का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें NH4 प्लस और Cl माइनस आयन होंगे। अगर ये एक्वस है तो NH4 प्लस होगा, Cl माइनस होगा, ठीक है। अब मान लो ये डिसोसिएट हो रहा है और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज मान लो है 40%, ठीक है। मतलब अगर 100 मोल्स लेते तो 40 मोल्स इसके डिसोसिएट होते, ये केस है इसका, ठीक। अब थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, इसमें हमने NH4OH ऐड कर दिया। तो अब जब NH4OH ऐड करोगे तो NH4OH भी ब्रेक होगा NH4 प्लस और OH माइनस में। क्या कहते हो? अब देखो, पहले सॉल्यूशन में NH4Cl NH4 प्लस और Cl माइनस था। अब सॉल्यूशन में NH4 प्लस एक जगह से और से मिल रहा है, मतलब आपने कुछ ऐसा ऐड किया जिससे कि एक जगह से और NH4 मिल रहा है। तो ये जो दोनों आयन हुए, यहाँ NH4 और यहाँ NH4, ये दोनों कॉमन आयन हो गए दोनों में, इस सॉल्यूशन में ये कॉमन आयन हो गए। क्या कहते हैं? अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है देखो, जैसे मान लो NH4Cl केवल अकेला था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% था। अब इस पे NH4OH डाल दिया तो NH4OH डालने से इस सॉल्यूशन से भी NH4 प्लस मिल रहा है, जो कि इसके NH4 के लिए कॉमन आयन की तरह काम करेगा। तो अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है। सपोज मान रहे हम, ये कोई डेटा नहीं है, 40% था, अब ये हो गया लेस देन 40%, मतलब अब और कम डिसोसिएशन होने लगा। तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी कंपाउंड इज डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है बात? देखो क्या है कॉमन आयन इफेक्ट। इट इज decrease in degree of dissociation in presence of common ion। कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिक्रीज होना ही बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, मान लो पहले HCl था, H प्लस और Cl माइनस बना रहा था, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन था। मान लो यहाँ पे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट हो रहा था,
ठीक है, अब इसमें हमने इंट्रोड्यूस करा दिया H2S को, तो H2S ब्रेक हो रही है तो H प्लस और HS माइनस दे रही है। अब ये H प्लस एक ऐसी चीज हमने ऐड की जो H प्लस दे रही है, जो इसके लिए कॉमन आयन की तरह काम कर रहा है। अब इसमें दो H प्लस ये क्या होगा, एक कॉमन आयन होगा, मतलब ऐसी चीज डाली जो कोई एक कॉमन आयन प्रोड्यूस कर रही है। अब हम देखते हैं कि इस HCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाउन हो जाता है। तो क्या कहने का मतलब है कि कॉमन आयन इफेक्ट वो है जिसपे कॉमन आयन की प्रेजेंस में किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाउन हो जाता है, इसी को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर हुई बात? सबको क्लियर है? ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, इसका भी यूज़ हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत किया जाता है। इसका यूज़ कैसे करेंगे डिटेलिंग में बताएंगे आपको कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाए। अब देखो, इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पे। बोल रहे हैं कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m अमोनिया सॉल्यूशन। Calculate pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.1 m HCl solution. Dissociation constant फॉर अमोनिया, अमोनिया बेस है तो उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb दिया हुआ है। (10⁻⁻5) दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या निकालना है, pH निकालना है। 0.1 m अमोनिया सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अमोनिया सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया, तो अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब होता है NH4OH की बात की जा रही है। अमोनिया सॉल्यूशन में NH4OH की प्रेजेंस NH4OH के फॉर्म में रहता है। तो अगर हम बात करें अमोनिया सॉल्यूशन की, तो इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये तो एक्सेस में होगा वाटर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 ले लेंगे। ये अमोनिया हो गया, ये NH4 प्लस हो गया, ये OH माइनस हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका इक्वेशन लिखें Kb का, तो Kb का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, H2O को हटा देते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर इक्विलिब्रियम पे हम देखेंगे तो इसकी भी स्टोइकोमेट्रिक 1 है, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक 1 है, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो जितनी कंसंट्रेशन अमोनियम प्लस की होगी उतनी OH माइनस की होगी, इक्वल होगी कंसंट्रेशन। जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में इसको लिखेंगे, क्या कहते हो? अगर हम इसको इक्वेशन बना के लिखेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। अगर हम ये बोले 0.1 m है, तो शुरू में ये 0 होगा, फिर ये 0.1 m अल्फा हो जाएगा, ये 0.1 m अल्फा हो जाएगा, यही होगा ना। तो आप देख क्या पा रहे हो, NH4 प्लस और OH माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना? यस और नो? ठीक है, ये हमें कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, इसको हमें निकालना है।
दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो Kb का इक्वेशन लिखते हैं NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई NH3, H2O का टर्म हटा दिया। अब ये NH4 प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इसकी जगह पे भी OH माइनस ही लिख लेते हैं। OH माइनस अगर हमें पता लग जाएगा तो हमारे पास OH आ जाएगा, उससे हम POH निकाल लेंगे और फिर उससे pH निकाल लेंगे। तो यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे NH3 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, और ये Kb तो है ही। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर चाहिए तो ये रूट ऑफ Kb इंटू NH3 आ जाएगा। भाई ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। Kb की वैल्यू गिवन है आपकी, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है अमोनिया की। तो यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ये आ रही है OH माइनस आ गया तो POH निकाल सकते हैं। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, तो माइनस लॉग इसका निकाल लेंगे। ये POH आ जाएगा, यहाँ से POH आ रहा है 2.88। अब POH आ गया तो pH निकालने के लिए आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन का pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। pH निकालना है तो 14 माइनस POH कर दें, 14 माइनस 2.88 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। प्रोसेस समझ में आया सबको, क्या कर रहे हैं? हमारे पास केवल 2.88 ही सॉल्व करके रखा। मेरे पास तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया तेजी से। ये लॉग को सॉल्व किया, ठीक है। इस क्वेश्चन में केवल NH3 की कॉन्सेंट्रेशन दी थी और NH3 का Kb दिया था, उसको यूज करके अपने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का, वो दिया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, आप pH आपको निकालना है कब। कैलकुलेट pH आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद 25 ml एंड 0.5 m HCl। अब ये बेस है और इसको एसिड के साथ ट्रीट कर रहा है, तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना। एसिड को बेस के साथ ट्रीट कर रहा है, अब क्या होगा देखो। एसिड को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ। तो जब एसिड और बेस की मिक्सिंग की जाती है तो आपको मैंने क्या बताया था कि N फाइनल कैसे निकालते हैं। पहले इसका N इंटू वी निकालो, इसका N इंटू वी निकालो, और जिसका ज़्यादा होगा उसमें से उसको कम वाले को माइनस कर दो। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है 0.5 m। HCl के लिए नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम होती है क्योंकि ये एक ही H प्लस देता है, तो इसको नॉर्मेलिटी भी ले सकते हो 0.1 इंटू 25, ये आ जाएगा N इंटू वी। इसके लिए 2.5 आएगा, देख पा रहे हो एसिड के लिए। अब बेस के लिए निकालते हैं, N भी इंटू वी भी निकालते हैं। बेस का जो दिया हुआ है वो 0.1 m दिया हुआ है, ठीक है। 0.1 m दिया है तो इसका अगर हम देखें 0.1 m दिया है, 50 ml इसका ऐड कर रहे हैं, तो अगर इसका निकालोगे आप
तो ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। अब देखो ये इसको बोलते हैं MEQ, ये MEQ ऑफ एसिड आ गया और ये MEQ ऑफ बेस आ गया। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया, जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो इक्वल इक्वल जो होते हैं एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। इसका 2.5 इसके 2.5 को ख़त्म कर देगा, तो ये 2.5 ख़त्म हो जाएगा, ये 2.5 ख़त्म हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा एसिड, बेस 2.5 बच जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो एसिड बेस को जब भी मिक्स करेंगे न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ऐसे केस में फाइनल जो नॉर्मेलिटी निकालनी होती है वो कैसे निकालनी होती है, क्या बताया था मैंने, मोर जो होगा उसमें से लेस को माइनस कर देंगे और VA प्लस VB कर देंगे, एसिड का वॉल्यूम और बेस के वॉल्यूम को ऐड कर। तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा यहाँ पे आपको बेस का दिखाई दे रहा है 5 और कम कौन है, एसिड का 2.5। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करो। वॉल्यूम अगर हम देखें तो पहले वाले का वॉल्यूम 25 ml है, दूसरे का 50 ml है, दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको कट कर 1/30। ये आ गई फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। और फाइनल सॉल्यूशन होगा कैसा, बेसिक। फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसे पता लगेगा, बेसिक, क्योंकि जो ज़्यादा है वैल्यू वो बेस की है और लेस वैल्यू एसिड की आई थी, तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो। अब उसकी आ गई नॉर्मेलिटी 1/30। 1/30 जब नॉर्मेलिटी आ गई तो अब हमें पता लग जाएगा कि 1/30 नॉर्मेलिटी है, तो अब हम लोग pH आसानी से निकाल सकते हैं। अब pH कैसे निकालेंगे इसमें सोचना है हमें कि पहले आपका पहले जो सॉल्यूशन था उसमें कौन कौन थे, पहले जो सॉल्यूशन था उसमें NH3 प्लस H2O गैस था NH4 प्लस OH माइनस, यही था ना सॉल्यूशन में। अब क्या होगा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो NH3 प्लस HCl जब ऐड होंगे एक दूसरे से तो ये बनाएंगे NH4Cl और ये NH4Cl ब्रेक होगा NH4 प्लस और Cl माइनस। एसिड और बेस मिला दिए गए थे ना, इनको मिक्स किया गया था। तो अब हमें ये मिलेगा NH4 प्लस और Cl माइनस। और इन दोनों सॉल्यूशन में अगर देखो तो ये NH4 प्लस और ये NH4 प्लस, ये कॉमन आयन हो गए, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट काम कर सकता है और जितना इसको डिसोसिएट होना चाहिए NH4Cl को, ना ये डिसोसिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन जो हमारी लगेगी, नई इक्वेशन क्या बनेगी, NH3 प्लस H2 गिव्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये बन रहा है। 1/30 को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। वन बाई 30 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, .033। अच्छा ठीक है, ये NH3 है, H2O है, NH4 प्लस है, OH माइनस है ना। अब ये NH3 है, ये NH3 का कॉन्सेंट्रेशन अब हो जाएगा 0.033। ये इनिशियली 0 थे, इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो ये तो एक्सेस में होगा। अब लास्ट में अगर हम देखें तो इसका x बनेगा और इसका x बनना चाहिए, लेकिन
NH4 प्लस 2 जगहों से मिलेगा। एक हमें मिलेगा ये वाले सॉल्यूशन से और एक हमें मिलेगा जो एसिड बेस की मिक्सिंग की गई है वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ से सपोज हमें मिलता है x, ये वाले सॉल्यूशन से मान लो हमको x मिलता है, यहाँ से x मिल रहा है। तो NH4 प्लस जो फाइनल सॉल्यूशन में आएगा वो 2 जगह से आएगा, तो ये 0.033 तो होगा ही होगा, यहाँ पे ये इस फॉर्म में आएगा। एक इससे मिलेगा और एक x के फॉर्म में दूसरे से मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -x हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे कि x अगर बहुत छोटा है तो ये वैल्यूज सेम आएंगी, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली सेम बोल देते हैं 0.033 से। और यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं x बहुत छोटा है तो उसको प्लस करो या माइनस करो इक्वल। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया। अब ये अप्रोक्सीमेशन लेकर के हम सॉल्व कर देंगे। KB इज इक्वल टू होता है हमारे पास NH4 प्लस, इक्वेशन वही लगानी है, OH माइनस, और यहाँ पे आ गया NH3। ये है 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵। यहाँ पे आपका NH4 प्लस है जिसको हमने ये मान लिया, और ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन x है। ये नीचे वाले NH3 को भी हमने इतना ही मान लिया, तो ये कट जाएगा, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। x की जो वैल्यू है वही तो OH माइनस है, तो अब POH निकाल लेंगे। और इससे हम लोग pH निकाल लेंगे। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, pH। आंसर आएगा 9.25। क्लियर है बात? पहले निकाला था हमने, यही इक्वेशन यूज की थी पहले, केवल अमोनिया का सॉल्यूशन था, तो उस केस में हमने NH4 प्लस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को एकदम सेम ले लिया था, इसको और इसको सेम लेकर के OH माइनस निकाल दिया था। अब की बार क्या होगा कि NH4 प्लस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग OH माइनस को अलग अलग लेंगे, क्योंकि NH4 प्लस 2 जगह से मिलेगा हमें तो इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अलग लेंगे और OH माइनस को अलग से निकाल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बात कर लें एक दो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। अब देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हम लोग निकालते हैं, टाइम बताइए मुझे जरा। मैं एक नया टॉपिक भी बता देती हूँ, फिर एक दो और क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के और अच्छे अच्छे करवा देती हूँ। बफर सॉल्यूशन एंड बफर एक्शन। ठीक है, देखो बफर सॉल्यूशन होता क्या, कोई भी सॉल्यूशन हो, एसिड का हो या बेस का हो, अगर उसमें आप थोड़ा सा अमाउंट एसिड या बेस और ऐड करते हो, जैसे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप 1 ml और 2 ml ऐड करते हो, और वो सॉल्यूशन अपने pH को चेंज ना करें, ठीक है, तो pH के चेंज को रेजिस्ट करें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आपने ऐसा नहीं कि एसिड का सॉल्यूशन 10 ml है और उसमें आपने
1000 ml बेस मिला दिया तो वो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, पीएच चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। बट अगर आप थोड़ा सा उसमें एसिड या बेस ऐड करते हो और वो सोल्यूशन अगर अपने पीएच को मेंटेन रखता है, मतलब उस पीएच को चेंज नहीं होने देता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। क्लियर है बात? तो बफर सोल्यूशन क्या है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज a solution which resists any change in pH value, अपने pH वैल्यू में चेंज के लिए क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इवन अ स्मॉल अमाउंट of acid or base are added to it, उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाओ तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्लियर? अब ये बफर जो होते हैं ये कई टाइप्स के हमको देखने को मिलते हैं। जैसे बफर सॉल्यूशन सिंगल सब्सटेंस का भी बन सकता है। दूसरा बफर सॉल्यूशन मिक्सचर का बनता है। जो मिक्सचर के बनते हैं उनमें दो कैटेगरी है, एक को बोलते हैं एसिडिक बफर और दूसरे को बोलते हैं बेसिक बफर। ठीक है? अब सिंगल सॉल्यूशन का जैसे कैसे बन सकता है, अगर आप ले लो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस और वीक एसिड से बना हुआ कोई सॉल्ट ले लो तो वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। जैसे मान लो हम ले लेते हैं इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, एक वीक बेस है NH4OH, ये वीक बेस होता है, और एक वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड। इन दोनों से सॉल्ट बना दो। इन दोनों से जब सॉल्ट बनाओगे तो इसका OH इसके S से कंबाइन करेगा, H2O बना लेगा, और ये CH3COO और NH4 आपस में ऐड हो जाएंगे, ये सॉल्ट बन जाएगा। इसको बोलेंगे अमोनियम एसीटेट। तो ये जो अमोनियम एसीटेट है ये वीक बेस और वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। ये सॉल्ट जो होता है ये बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है? अब दूसरी कैटेगरी है सिंगल सब्सटेंस ना होकर के मिक्सचर होगा। मिक्सचर में एक को एसिडिक बफर बोलते हैं, दूसरे को बेसिक। एसिडिक कब बोलेंगे, बेसिक कब बोलेंगे, ये समझ लेते हैं। एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। इसमें क्या करते हैं, देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, वीक एसिड लेते हैं और उसी वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनाते हैं। मतलब वीक एसिड, एसिडिक बफर का मतलब एसिड वीक लिया जाएगा और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना दो। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं एसिडिक बफर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो वीक एसिड ले लिया आपने, एसिटिक एसिड ये ले लिया। अब इस एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, CH3COH
ये वीक एसिड है, इसका सॉल्ट बनाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेस स्ट्रॉन्ग होता है NaOH। इसके साथ जब सॉल्ट बनाओगे तो ये H, ये OH H2O बना लेगा और ये पूरा ऐड हो जाएगा। ये जो सॉल्ट है जिसको हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ये बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और ये जो वीक एसिड है इसके मिक्सचर को हम बोलेंगे ये, इसके मिक्सचर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर। क्लियर हुई बात? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये एसिडिक बफर में एसिड वीक होता है, बेसिक बफर में क्या करते हैं? वीक बेस लेना है आपको। वीक बेस ले लो और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बना दो, इसको बोलते हैं बेसिक बफर। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वीक बेस होता है NH4OH। अब इस वीक बेस का सॉल्ट बना दो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मान लो। क्या होगा? इसका OH, इसका H, H2O बनाएंगे और ये NH4Cl, ये सॉल्ट बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये किससे मिल के बना है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो अब ये और ये इन दोनों का मिक्सचर जो होगा ये बोला जाएगा बेसिक बफर। सबको बात क्लियर हो गई? एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है? और अगर सिंगल सब्सटेंस का बनाना है तो दोनों चीज़ों का वीक ले लो और उसका सॉल्ट बना दो। वो सॉल्ट काम करता है आपका इसकी तरह। ठीक है? अब देखो, ये जो आपके बफर सॉल्यूशन है, इसमें एक टर्म यूज किया जाता है, बोलते हैं बफर एक्शन। सबको वॉइस वगैरह क्लियर है? आ रही है आवाज? बफर एक्शन देखो किसको बोलते हैं? ये जो रेजिस्टेंस शो करता है ना, मतलब पीएच को चेंज नहीं होने देता, इसी को बोलते हैं बफर एक्शन। तो बोलते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज in its pH even when a small amount of acid or base are added। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम बोलते हैं बफर एक्शन, जो चेंज नहीं होने देती है उसके पीएच को। अब बफर सॉल्यूशन तो हमने समझ लिया क्या होता है। बफर सॉल्यूशन का पूछा जाता है आपसे कि बफर जो सॉल्यूशन होता है इसका पीएच आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बफर सॉल्यूशन के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने
फॉर्मूला निकाला था, उस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो पीएच निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे हेंडरसन एंड हैसेलब्लैक। इन्होंने इक्वेशन दिया था, हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं इसको। इस इक्वेशन से हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर एसिडिक बफर है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है और बेसिक बफर है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। एसिडिक बफर के लिए जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है pH इज इक्वल टू pKa log सॉल्ट अपॉन एसिड। मतलब आपको अगर एसिड का K मालूम है और सॉल्ट जो दिया हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो आप pH निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa log सॉल्ट, अगर नहीं पता है आपको, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हेंडरसन इक्वेशन है। ऐसे ही अगर आपको बेसिक बफर की निकालनी है तो बेसिक बफर के pH में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वहां पे हम POH निकालते हैं और फिर उससे 14 से माइनस करके pH निकालते हैं। अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो आप सेम टू सेम रखिए पूरी चीज। यहाँ पे जैसे pKa था, यहाँ पे pKb ले लीजिए, यहाँ पे सॉल्ट था, सॉल्ट ही आएगा, यहाँ पे बेस आ जाएगा, बस डिफरेंस इतना ही है। एक इक्वेशन याद है तो दूसरे को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे POH निकलेगा pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन। एक अब अगर pH निकालना है तो 14 में से इसको, इस पूरी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, आपको पता है। तो अगर pH निकालना है आपको तो ये फॉर्मूला बन जाता है। कैसे? ये फॉर्मूला बन जाता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। मान लो बेसिक बफर आपको पूछा गया है, ठीक है, और बेसिक बफर में आपको बेस की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और pKb ना दे करके pKa दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और अगर आपको pKb दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। pKb से आप ये POH निकालोगे और उसके बाद 14 में से माइनस करके आप pH निकाल लोगे। ठीक है, तो मतलब बेसिक बफर के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ से POH आएगा और फिर pH निकालने के लिए आप 14 में से उसको माइनस करो। क्लियर है बात? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट एसिड भी आ सकता है। तो सिंपल एकदम फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे, पहला वाला ये भी याद रखिए तो आप दूसरे वाले को भी निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में यहाँ पे pKb कर दीजिए, यहाँ सॉल्ट अपॉन एसिड था, सॉल्ट अपॉन बेस कर दीजिए। दूसरा इसका सेकंड जो फॉर्म है, यहाँ पे सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस कर दीजिए डिवाइडेड बाय एसिड। और अगर यहाँ पे है तो आपका उसमें फॉर्मेट में उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें बफर सॉल्यूशन में एक टर्म बोला जाता है, इसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी
या बफर इंडेक्स? बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स, ये क्या है? बफर कैपेसिटी निकालना है अगर किसी बफर सॉल्यूशन का, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में के 1 लीटर में कितना एसिड और कितना बेस आप एसिड ऐड करते हो या बेस ऐड करते हो, दोनों ऐड नहीं करते। एसिड के कितने मोल्स या बेस के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में आप ऐड कर रहे हो, और डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। पीएच में कितना चेंज आ रहा है। मान लो पहले पीएच था 5, अब पीएच हो गया मान लो 3, तो चेंज कितने का आ जाएगा? 5 - 3 2 यूनिट का आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन पीएच यहाँ पे हम फिर 2 ले लेंगे, और ये है ऊपर लेना है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशन के 1 लीटर में एसिड या बेस कितना ऐड करते हो, इस रेशियो को जब हम निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स। यहाँ पे हम बोलते हैं dN/dpH, डिफरेंस इन एसिड और बेस मोल्स एंड डिफरेंस इन पीएच। निकाल लेंगे बफर कैपेसिटी अगर इस तरीके से वैल्यूज गिवन होंगी तो। क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन कर लिया जाए बफर सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। कैलकुलेट pH of a solution obtained by mixing of 5 ml 0.1 m NH4OH with 250 ml 0.1 m NH4Cl solution. Kb for NH4OH is given. अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो हमें समझना कैसे पड़ेगा कि ये बफर का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, NH4OH है और NH4Cl है। तो NH4OH एक वीक बेस है, और NH4Cl कैसे बना होगा, NH4OH और HCl को जब मिक्स किया गया तो ये बना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, इसका सॉल्ट बनाया गया। तो इसका मतलब ये कंपोजिशन देख के हमने अंदाजा लगाया कि ये बेसिक बफर है। बेसिक बफर कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें बेस जो है वो वीक है। बेसिक बफर में बेस वीक होगा, तो ये बेसिक बफर का क्वेश्चन है। बेसिक बफर के क्वेश्चन में आपको मैंने बताया फॉर्मूला हमें क्या लगाना है। पीओएच के लिए फॉर्मूला है सीधा सीधा, पीओएच के लिए सीधा सीधा बेसिक बफर का फॉर्मूला है PKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। यही तो है, क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सबकी दी हुई है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। Kb का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं क्या दिया है। सॉल्ट दिया हुआ है आपका 0.1 m NH4Cl,
और आपका बेस दिया हुआ है 5 ml 0.1 m NH4OH। ठीक है, तो इन लोगों का क्या करते हैं, इन लोगों को हम निकालते हैं। देखो अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, भाई 5 ml ये है और 250 ml ये है, तो टोटल वॉल्यूम अगर देखोगे तो 255 आ जाएगा। अब इस 255 ml में 5 ml एक चीज है, 250 ml एक चीज है, तो सबके निकाल लेते हैं पहले मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स अगर निकालोगे NH4OH के, तो मिलीमोल्स में m इंटू वी कर देते हैं। मोलरिटी दिया हुआ 0.1 m और ये 5 ml है, तो 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl निकाल लो। मोलरिटी 0.1 m दिया हुआ है और 250 ml सॉल्यूशन दिया है, तो ये 25 आ जाएगा। एक के मिलीमोल्स 0.5 है और दूसरे के 25 है। इन दोनों को मिक्स करके बना दिया गया बफर सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है टोटल सॉल्यूशन में। तो सॉल्ट की अगर कॉन्सेंट्रेशन देखो तो टोटल सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, मिली मोल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के जो भी मिली मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो सॉल्ट के मिली मोल्स आपके यहाँ से आए हुए हैं कितने, देखिए 25, और आपका टोटल वॉल्यूम 255 था। तो ये सॉल्ट का। ऐसे ही हम बेस का निकाल लेते हैं। बेस के मिलीमोल्स आए थे आपके 0.5 और टोटल वॉल्यूम है 255, ये निकल आया। अब फॉर्मूला हम लगा देते हैं सीधे सीधे। P का मतलब होता है माइनस लॉग, KB की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी हुई है। लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट यहाँ पे कितना हो गया 25/255 और बेस कितना है 0.5/255। ये 255 तो कट जाएगा पूरा, POH निकल जाएगा यहाँ से, और POH निकल जाएगा तो pH निकाल सकते हैं 14 माइनस POH करके। क्या कहते हैं, यहाँ से POH की वैल्यू आ रही है 6.4437। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे pH आ जाएगा 7.5563। एसिडिक और बेसिक बफर के क्वेश्चन आपको इस तरीके के पैटर्न पे मिल सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है बात? कोई पॉइंट कोई चीज बफर में क्लियर ना हो तो पूछ लो। फॉर्मूला एकदम हेंडरसन इक्वेशन एकदम सीधी सीधी है, एक याद रखो, बाकी सारे काम आपके बन जाएंगे। पहला वाला याद कर लो, pH = pKa log salt upon acid। अब
POH निकालना है तो PKB ले लो, यहाँ पे सॉल्ट अपॉन बेस कर लो, और POH निकाल के फिर pH आप 14 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो इजीली। और जो सारे फॉर्मूला याद रख सकता है वो सारे याद रख ले, उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा याद रह जाता है तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये था बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन और हेंडरसन इक्वेशन, जिसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया आपको, कॉमन आयन इफेक्ट बताया। कॉमन आयन इफेक्ट आपका कहाँ पे काम आता है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, एक आपको गिवन है, Ag2CrO4 दिया हुआ है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है। कैसे लिखेंगे जरा बताइए, कैसे ब्रेक करें इसको? इसको ब्रेक कैसे करें? ब्रेक करेंगे तभी लिख सकते हैं ना, 2Ag प्लस CrO4 -2, ठीक है, इसको क्रोमेट आयन बोलते हैं। तो ये 2Ag है तो इसको 2S लिख सकते हो, और ये 1 है तो इसको S लिख सकते हो, है ना। अब KSP लिखना तो इजी है, आपको पता है। 2S है तो पावर 2 चढ़ा दो, 1S है तो पावर 1 चढ़ा दो। भाई अगर जो भी मान लो यहाँ 3S होता तो 3 पावर में चला जाता, तो ये 4S² आ जाएगा, और ये S तो है ही है, तो 4S³ आ जाएगा, इसके लिए KSP। अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं। अब कौन बताएगा नेक्स्ट? AlPO4 बता दो, एल्युमिनियम फॉस्फेट। कैसे ब्रेक करें इसको? ब्रेक करने आ गया तो आप कर लोगे। AlPO4, हाँ, एल्युमिनियम +3 में होता है, और फॉस्फेट भी, ठीक है। ऊपर वाले चार्ज से मतलब नहीं होता सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, आपको पता है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब है, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, ठीक है। तो ये S हो गया, ये S हो गया, तो KSP क्या आ जाएगा? S² आ जाएगा। क्लियर है बात? जैसे आपका CaCl2 है, ये ब्रेक हो रहा है, तो Ca+2 2Cl- में ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे S और यहाँ पे क्या हो गया? 2S, तो क्या आ जाएगा? क्लियर है? कर लेंगे ऐसे। जैसे मान लो हमें ये मिल गया Na3PO4, ठीक है, Na3PO4 मिल गया, तो ये टूटेगा 3Na+ और PO4 -3 में। अब ये जो है ये 3S बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और ये तो ऐसे ही रहेगा। इस चार्ज से मतलब नहीं है, चार्ज पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। तो ये 1 ऐसे ही है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 3S³ और 1S का, तो KSP क्या आ जाएगा? 3³ कितना होता है? 27। ये आ जाएगा।
क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए। आवाज आ रही है सबको? अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कल उसकी डिटेलिंग करा देंगे और कल PYQ करा देंगे, कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस करा देंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग हाइड्रोकार्बन उठाएंगे, है ना। इसका इंट्रो दे देते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने लिया NaOH बेस और ले लिया HCl एसिड, इसने बना लिया NaCl सॉल्ट और वाटर, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका अगर जस्ट अपोजिट रिएक्शन देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अपोजिट का क्या मतलब है? NaOH और HCl मिलके NaCl और H2O बना रहे हैं। अब हम अपोजिट देखें, NaCl वाटर से रिएक्ट करके NaOH और HCl बना ले। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करता है और बेस और एसिड बनाता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है, सॉल्ट को वाटर से ट्रीट करा रहे। क्लियर? तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन था एसिड बेस का रिएक्शन होकर के सॉल्ट और वाटर बनना, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है आपका एसिड और बेस, आपके सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके एसिड और बेस बना लेगा। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की अगर डेफिनेशन बोले तो होगी क्या? रिएक्शन ऑफ कैटायन और एनायन of salt with water to produce acidic और बेसिक सॉल्यूशन। ये थोड़ी हाईटेक डेफिनेशन हो गई। सिंपल डेफिनेशन तो यही थी कि सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके बेस और एसिड बनाता है, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं सॉल्ट की। हाईटेक डेफिनेशन क्या हो गई? कैटायन या एनायन सॉल्ट का वाटर से रिएक्ट करता है और एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कैसे कैसे होगी देखो। कब बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कब बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले की बात हो रही है, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब नेगेटिव चार्ज वाले की बात हो रही है। तो कैटायनिक और एनायनिक कब बोलेंगे ये देखते हैं।
जैसे मान लो कोई सॉल्ट है, बी प्लस और ए माइनस उसके अंदर है और वो वाटर से रिएक्ट करता है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट के आयंस है। ये सॉल्ट का कैटायन हो गया प्लस है और ये सॉल्ट का एनायन हो गया। अब ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये जो B प्लस है ना कैटायन, ये इसके OH के साथ अटैच हो जाता है और BOH बना लेता है, और H प्लस और A माइनस अलग रह जाते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हाइड्रोलाइसिस है, इसको बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्यों? क्योंकि इस सॉल्ट का कैटायन वाटर के OH के साथ कंबाइंड कर गया और एनायन वैसा का वैसा ही सॉल्यूशन में है, तो इसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अगर इसी को हमें एनायनिक फॉर्म में देखना है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस देखनी है, तो उसमें क्या होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस में यही सॉल्ट है मान लीजिए, अभी ये क्या होगा, इसका जो A माइनस है ये वाटर के H से रिएक्ट करेगा, HA बना लेगा मतलब यहाँ पे एनायन जो हुआ वो कंबाइंड कर रहा है वाटर के H से, वाटर के H प्लस से कंबाइंड कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो सॉल्ट का कैटायन था वो वाटर के OH माइनस से कंबाइंड कर रहा था। तो जब भी सॉल्ट का कैटायन पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोलिसिस में तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोली जाती है। अब जब सॉल्ट का एनायन पार्टिसिपेट करता है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोली जाती है। क्लियर है बात इतनी? अब यहाँ पे अगर देखो, आप देख पा रहे हो कि जब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो यहाँ पे फ्री H प्लस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन कैसा हमें दिखेगा? एसिडिक दिखेगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस है। और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे फ्री OH माइनस है, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा दिखेगा हमें? बेसिक दिखाई देगा। क्लियर हो गई इतनी बात? कैटायनिक या एनायनिक हाइड्रोलिसिस कैसे समझेंगे? मेन चीज तो यह है कि हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर से रिएक्ट करके एसिड और बेस बनाना। दूसरी चीज अगर बहुत पर्टिकुलर वे में बोले तो पर्टिकुलर वे में है कि कैटायन या एनायंस आपके वाटर से रिएक्ट करते हैं और या तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं या बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एसिडिक और बेसिक हम कैसे देखते हैं? अगर फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस दिखाई दे रहे हैं फ्री तो एसिडिक सॉल्यूशन, फाइनल में अगर OH माइनस दिख रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन। कैटायन अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो वाटर का, क्योंकि ये प्लस है तो निगेटिव को ही लेगा भाई, वाटर में दो चीजें हैं, प्लस है और माइनस है, तो ये प्लस है ना, कैटायन प्लस होता है तो ये हमेशा OH को लेगा, तो OH को लेकर के अगर ये बना लेता है BOH बना लेता है तो ऐसी हाइड्रोलिसिस को कैटायनिक। और अगर मान लो इसका निगेटिव वाला पार्ट इसके H को ले लेता है वाटर के और HA बना लेता है तो ऐसे को एनायनिक कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? एक पॉइंट और याद रखते हैं और फिर हम लोग कल करेंगे इसको। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा ना, इसकी नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होती। और बाकी जितने भी होंगे, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लो, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट ले लो, या आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का ले लो, मतलब कोई भी अगर वीक है उसमें, ठीक है, तो अगर वीक है सॉल्ट में एक भी चीज तब तो हाइड्रोलिसिस होगी। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं सॉल्ट में
तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। जैसे NaCl की अगर बात करो तो ये बनता है NaOH से और HCl से। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सॉल्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, बाकी सबकी हाइड्रोलिसिस होती। अब कल हम लोग बात करेंगे इस पर कि इसमें कैसे कैसे हम pH वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय।